हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसी सच्ची कहानियाँ जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानियाँ हैं वुल्फमैन और डॉगमैन की और उन्हें देखे जाने की। क्या ये सिर्फ कल्पनाएं हैं या फिर इन रहस्यमयी जीवों का अस्तित्व सच में है? ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से ये वीडियो और लोगों तक पहुंचता है, जिससे मैं आपके लिए और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित होता हूं। और अगर ऐसी डरावनी और रोमांचक कहानियां आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी कहानियां सुनने आए हैं। आपके कमेंट्स इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मेरा नाम हैरल्ड है। मैं एक साधारण आदमी हूँ और मैं आयोवा के डे मोइने शहर के डाउनटाउन में एक अकाउंटेंट के रूप में काम करता हूँ। मेरा वो दिन किसी भी अन्य दिन की तरह शुरू हुआ था। मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट से कुछ ब्लॉक दूर बस स्टॉप तक चल कर गया और रोज की तरह अपनी बस का इंतज़ार करने लगा। ऑफिस पहुंचने पर मैंने अपने डेस्क पर एक अजीब सा लिफाफा पाया जिसमें एक बड़ा सा नक्शा था और कुछ रहस्यमयी निर्देश दिए गए थे जो मुझे शहर के बाहरी इलाके में एक स्थान पर ले जाने वाले थे। जिज्ञासा बढ़ने पर मैंने खुद से कहा कि मैं काम के बाद वहां जरूर जाऊंगा। शाम ढलते ही मैं नक्शा हाथ में लेकर निकल पड़ा और एक फार्म हाउस के पास पहुंचा। मैं थोड़ा हैरान हो गया था, इसलिए मैंने नक्शा निकालकर जगह की पुष्टि की और फिर अंदर चला गया। सावधानी से अंदर जाते हुए मेरी नाक में नमी और फफूंद की दुर्गंध भर गई। ऐसा लग रहा था कि यहाँ काफी समय से कोई नहीं आया है। एक कोने पर मुड़ते ही मैं एक पुराने कमरे में पहुंचा जिसकी दीवारें फर्श से लेकर छत तक किताबों से भरी हुई थीं। स्पष्ट था कि ये कभी एक लाइब्रेरी रही होगी। कमरे को स्कैन करते हुए मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जो उस रहस्यमयी संदेश को समझा सके। तभी मेरी नज़र एक धूल भरे फोटो एल्बम पर पड़ी जो एक शेल्फ पर छिपा हुआ था। पहली नज़र में कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसमें खुशहाल परिवारों की तस्वीरें थीं जो गले मिल रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने इसके पन्ने पलटे, भयानक तस्वीरें सामने आने लगीं। अपराध स्थल की तस्वीरें जो उन खुशनुमा तस्वीरों के बीच में मिली हुई थीं, एक डरावनी कहानी बयां कर रही थी। मुझे इस सब की कतई उम्मीद नहीं थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं जब मुझे एहसास हुआ कि जिसने भी ये नक्शा भेजा था उसने मेरे साथ बहुत गलत मजाक किया है या फिर किसी खतरनाक मकसद से मुझे यहाँ लाया गया है। लाइब्रेरी को जल्दी से छोड़कर मैं एक गलियारे में आगे बढ़ा जहाँ एक बार एक भव्य डाइनिंग रूम रहा होगा। कुर्सियाँ बेकार ढंग से बिखरी हुई थीं और दीवारों से वॉलपेपर उखड़ रहे थे। बिना किसी इच्छा के इस रास्ते को फॉलो करते हुए मैं एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां एक खुला ट्रैपडोर था जिसकी लकड़ी की सीढ़ियां अंधेरे में नीचे उतर रही थीं। अपनी मांसपेशियों को तानकर और किसी भी चीज के लिए तैयार होकर मैंने नीचे उतरना शुरू किया। किसी भी खतरे के संकेत के लिए अपने आंख और कान दोनों खोल लिए। नीचे पहुंचने पर मंद रोशनी ने मेरे सामने एक संकरे गलियारे को उजागर किया। आशा में भरे हुए मैं आगे बढ़ा और जल्द ही मैंने महसूस किया कि ऊपर के घर में जो दुर्गंध थी वो यहाँ और भी तेज है। अब मैं दूर से हल्की सी आवाज सुन सकता था जो किसी जानवर की गुर्राहट और पीड़ा भरी चीखों के बीच की लग रही थी। मुझे डर ने जकड़ लिया जब मैंने सोचा कि इन गहराइयों में मेरा किसी भयानक चीज से सामना हो सकता है। एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ देखकर मैंने अंदर झांका। तुरंत मैंने अपने आप को कोसा कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। जो कभी एक स्टोर रूम रहा होगा वो अब एक नरक में बदल चुका था।
वहां कुछ यातना दिए जाने वाले उपकरण फर्श पर बिखरे हुए थे। खून से सने रस्से और एक सर्जिकल किट उन उपकरणों के बीच में चमक रही थी। लापता व्यक्तियों के पोस्टर सड़ती हुई लकड़ी की दीवारों पर चिपके हुए थे, जो मुझे बहुत डरा रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि उन चेहरों का अंत इस कमरे में ही हुआ होगा। इतना भयानक दृश्य देखने के बाद फिर जो मैंने देखा उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। मेरी फ्लैशलाइट की रोशनी से पड़ने वाली छाया में कोई खड़ा था, ऐसा कुछ जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो एक मानव के आकार का था, लेकिन किसी जंगली जानवर की तरह लग रहा था। उसका हट्टा कट्टा शरीर मुझसे भी ऊंचा था। उसके नुकीले पंजे किसी भी पल मुझे काटने और चीरने फाड़ने के लिए तैयार थे, जबकि उसकी भेदती हुई आंखें मेरी आत्मा को जकड़ रही थी। लंबा थूथन जो असंभव रूप से जानलेवा दांतों से भरा हुआ था, मुझे डर के मारे कांपने पर मजबूर कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर टिकी, वो मेरी ओर बढ़ने लगा। वो बेहद चुपचाप मेरी तरफ आ रहा था, लेकिन उसके इरादे घातक लग रहे थे। मेरे अंदर हर अलार्म बज रहा था, लेकिन अब भागना मेरे लिए कोई विकल्प नहीं था। मैं उसके अप्राकृतिक रूप को देखकर इतना हैरान था कि वहां से हिल भी नहीं सकता था। तभी मेरा फोन बज उठा। फोन की आवाज उस बंद जगह में गूंजने लगी। मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। वो प्राणी अब और करीब आ रहा था। फोन की आवाज सुनकर वो प्राणी रुक गया और अपना सर मेरी ओर झुकाया। उसकी सांसें बहुत गर्म और बदबूदार थीं, जो उसकी खतरनाक गुर्राहट के बीच सुनाई दे रही थी। मेरा दिल मेरी छाती से बाहर निकलने ही वाला था। तभी मैंने घबराहट में अपने फ़ोन को निकाला और अपने कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में जैक को ढूंढने लगा, ये प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान वो जवाब दे दे। जैक ने फ़ोन उठा लिया। मैंने जल्दी से फुसफुसाया, जैक, मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ पर कुछ है और ये मुझे मार डालेगा। उसने जल्दी से पूछा, ये तुम क्या बोल रहे हो और तुम कहाँ हो? मैंने कहा, गैस स्टेशन के पीछे वाली पुरानी इमारत में। प्लीज जल्दी करो। तभी मेरा फोन कट गया। मेरी नब्ज तेज हो गई और मेरे माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। वो प्राणी धीरे धीरे सोच समझकर मेरी ओर बढ़ रहा था। सड़ांत की दुर्गंध कमरे में भर गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, मैं उसकी आंखों को महसूस कर सकता था, जो मुझे अंदर से जकड़ रही थी। उसके बर्बरतापूर्ण इरादों के बारे में संकेत दे रही थी। तभी फर्श पर एक चरमराहट हुई और एक और शख्स कमरे में दाखिल हुआ। एक व्यक्ति जिसके हाथ में शॉटगन थी, उस छायादार गलियारे से बाहर आया, जहां वो डरावना भेड़िए जैसा प्राणी मेरे ऊपर मंडरा रहा था। उससे दूर हटो, जैक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और अपनी शॉटगन को उस राक्षस की ओर तान दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गोली चला दी। गोली की आवाज मेरे कानों में दर्दनाक रूप से गूंजी। प्राणी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया, चाहे वो चोट लगने के कारण हो या आश्चर्य के कारण, ये बताना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन वो लड़खड़ाया और फिर जैक की ओर बहुत तेज गति और आक्रामकता के साथ झपटा। जैक ने हड़बड़ाहट में शॉटगन रीलोड करने की कोशिश की, लेकिन वो उन नुकीले पंजों से बचने में नाकाम रहा। जब उसके पंजे जैक के कंधे में घुस गए तो जैक दर्द में बहुत तेज चिल्लाया। मौके का फायदा उठाकर मैं उस राक्षस से दूर भागा। मैं किसी मदद की उम्मीद में बाहर भागा और एक अंधेरे गलियारे में आ गया, जहां मेरे कांपते पैर मुझे जितनी तेजी से ले जा सकते थे ले जा रहे थे। एक खुले क्षेत्र में पहुंचकर मैंने गलियारे के दूर छोर पर एक खुला दरवाज़ा देखा। मैं उसकी ओर दौड़ा और जैसे ही मैंने धातु के हैंडल को पकड़ा और उस दरवाजे को खोला, मेरे पीछे एक धमाका हुआ। मुझे पता था कि अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि वो प्राणी मेरे पीछे अपने शिकार की तलाश में आ जाएगा। मैंने अपने जान बचाने की हताश कोशिश में उस दरवाजे से बाहर निकलकर उसे जोर से बंद कर दिया
और इमारत के बाहर सड़क पर जा पहुंचा। मेरा थका हुआ शरीर गिरने से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ ही पलों बाद सायरन की आवाज उस अंधेरी रात में गूंज उठी। पुलिस अधिकारी मेरे चारों ओर जमा हो गए, पूछ रहे थे कि क्या हुआ था। उनके ये सवाल मेरे हिले डुले दिमाग में शोर की तरह लग रहे थे। जल्द ही जैक भी इमारत से बाहर आया। वो घायल था लेकिन जिंदा था। अधिकारियों ने उसके हथियार को जब्त कर लिया। जैक ने बताया कि वो प्राणी पता नहीं कहाँ भाग गया है, लेकिन उसने कम से कम एक बार और उसे गोली मार दी थी। इस घटना के बाद सभी रिपोर्ट्स में कहा गया कि 2 लोग अंधेरे गलियारे में जा रहे थे और गलती से उनसे बंदूक चल गई और इस बात को ऐसे ही रफा दफा कर दिया गया। समय के साथ हमने ये समझने की कोशिश की कि हमारे साथ हुआ क्या था, या कम से कम इसे हॉरर कहानियों की हमारी सीमित जानकारी के साथ समझाने की कोशिश की। वो प्राणी कुछ ऐसा था जिसे शायद कोई नहीं समझ सकता। वो रात जब हमने उस राक्षस का सामना किया, हमारी यादों में एक ऐसी घटना बन गई जो हमारी वास्तविकता की समझ से परे थी। हम दोनों पर छोड़े गए ये निशान कभी नहीं मिटेंगे। हमारे सामने आए इस अनुभव के लिए कोई स्पष्टीकरण ना होने के बावजूद एक बात पक्की थी, हमारा किसी असंभव चीज से सामना हुआ था और हम उम्मीद करते हैं कि कभी भी किसी को भी उस डरावने प्राणी का सामना ना करना पड़े। मैं उस दिन सुबह की धूप के साथ अपनी खिड़की से आती रोशनी से जागा। मेरे मन के पीछे एक डर सा छाया हुआ था। मैं डेविड हेंसली हूँ। हार्टफोर्ड कनेक्टिकट में हाल ही में शिफ्ट हुआ हूँ। नौकरी छूटने के बाद मेरी सुबह आमतौर पर पास के मगफोर्ड पार्क में टहलने से शुरू होती थी। घास पर तेज चलने से दिमाग साफ हो जाता है। जैसे ही मैं पार्क में घूम रहा था, एक अजीब दृश्य ने मेरा ध्यान खींचा। आमतौर पर भीड़ भाड़ वाला ये इलाका अजीब तरह से खाली लग रहा था। पुलिस ने एक हिस्से को टेप से घेर रखा था, जहां कुछ पुलिस वाले गंभीरता से कुछ चर्चा कर रहे थे। आपको यहां नहीं होना चाहिए, उनमें से एक ने कहा। स्पेंसर फेंटन, जिसे मैं वीकेंड के पोकर गेम से जानता था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? स्पेंसर ने जवाब दिया, कोई लापता व्यक्ति का केस है, और बिना कोई और जानकारी दिए वहां से चला गया। अगले कुछ दिनों में शहर भर में और लापता लोगों की रिपोर्ट्स आने लगी। स्थानीय लोगों के बीच अफवाहें फैलने लगी कि ये अपहरण का केस हो सकता है या फिर कोई भगोड़ा अपराधी हो सकता है। इन अफवाहों पर संदेह होने के बावजूद मैं अपने अंदर बढ़ते हुए एक अजीब डर को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। एक देर शाम को मैं स्पेंसर और हमारे 2 दोस्त टेबिथा गौरी और एजरा कैंपियन के साथ पोकर खेलने के बाद घर लौट रहा था। तभी मैंने खुद को मगफोर्ड पार्क की ओर जाते हुए पाया। मैं इस अजीब बेचैनी को समझने के लिए कुछ ढूंढने की उम्मीद कर रहा था। रात में पार्क में एक डरावनी सी शांति थी, जैसे कोई अनकहा रहस्य छुपा हो। मेरी नजरें आसपास के पेड़ों और हवा से हिलती छायाओं पर घूम रही थी। अचानक मेरी नजर दूर 2 चमकते बिंदुओं पर ठहर गई। जिज्ञासा ने मुझे उन चमकते बिंदुओं की ओर खींच लिया, जो जंगल के अंदर गहराई में थे। जैसे जैसे मैं करीब गया, वो बिंदु आंखों की तरह लगने लगी, जो दूर से मुझे देख रही थी। बड़ी एम्बर रंग की आंखें जो हवा में लटकी हुई लग रही थी। फिर मुझे मोटी बाहें दिखीं जो घने फर से ढकी हुई थी और नुकीले पंजों पर खत्म हो रही थी। एक गुर्राहट हवा में गूंजी और मुझे एहसास हुआ कि ये मानवाकार भेड़िए जैसा प्राणी था जो मेरे सामने खड़ा था। मेरा संदेह डर में बदल गया और मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा ताकि इसका ध्यान आकर्षित न कर सकूं। वास्तविकता धुंधली हो गई थी क्योंकि मेरा दिमाग मेरे सामने खड़े इस प्राणी को समझने की कोशिश कर रहा था। प्राणी ने अविश्वसनीय गति से मेरी ओर झपट्टा मारा।
मेरे पास एक पेड़ के पीछे छिपने का मुश्किल से ही समय था। मेरे दिमाग में शब्द उमड़ने लगे और मैं सही शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तुम क्या चाहते हो? मेरी आवाज कांप रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पार्क में धमकी भरे इरादे से घूमने लगा। अचानक उसने एक चीख भरी जिससे मेरी हड्डियां कांप गईं। मेरे शरीर की हर मांसपेशी तन गई और मैं टकराव के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मैंने पेड़ के पीछे खुद को संभाला, मेरे हाथ में एक मजबूत टूटी हुई डाली आ गई जिसका एक सिरा नुकीला था। मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया और वो मेरी इस डरावनी मुठभेड़ में आखिरी उम्मीद थी। कोने से झांकते हुए मैंने एजरा और टैबिता को आते हुए देखा। उनके डरे हुए चेहरे से लग रहा था कि उन्होंने भी वो चीख सुनी थी। मैंने उन्हें इशारा किया कि वो पीछे रहें, नहीं तो ये जानवर और भड़क सकता है। भेड़िए जैसा प्राणी करीब आ रहा था और उसकी मांसपेशियां उसके घने फर के नीचे उभर रही थी। मेरी सांस गले में अटक गई क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी कर सकता है। टैबिथा के पास एक बंदूक थी, लेकिन उसने इसे केवल शूटिंग प्रैक्टिस में ही चलाया था। किसी भी सूरत में हम लोगों के इतना करीब होने पर गोली चलाना हम सभी की जान को और खतरे में डाल सकता था। जैसे ही हम पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिपे हुए उस राक्षस प्राणी को देख रहे थे, तभी हमें स्पेंसर पास में ही दिखाई दिया। मैंने स्पेंसर को चुप रहने और हमारे पास आने का इशारा किया। भेड़िए जैसा प्राणी अपने शिकार का पीछा करते हुए करीब आ रहा था। उसके हर कदम से उसका एक इरादा झलक रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। इससे बचने का कोई आइडिया है तुम्हारे पास? मैंने टैबिता से फुसफुसा कर पूछा, ये उम्मीद करते हुए कि उसके पास कोई योजना होगी। शिकार के अनुभव ने उसे इस स्थिति से निपटने का कुछ तो ज्ञान दिया ही होगा। हमें इसका ध्यान खींचे बिना यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, उसने जवाब दिया, अपनी नजरें उस डरावने प्राणी पर टिकाए हुए। अगर हम मदद के लिए चिल्लाएंगे तो ये और भड़क जाएगा और दूसरों को भी खतरे में डाल देगा। एजरा भी अपने विकल्पों का मूल्यांकन कर रहा था। उसने हमारे आसपास के इलाके को स्कैन किया, इस कोशिश में कि इस राक्षस से दूर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। दोस्तों, उस दिशा में पार्क का एक पिछला दरवाजा है, उसने फुसफुसाया, जंगल के बीच से गुजरने वाले एक हल्के रास्ते की ओर इशारा करते हुए। अगर हम धीरे धीरे और नीचे झुककर चलें तो शायद हम उसका ध्यान खींचे बिना बाहर निकल सकते हैं। ये कोई बहुत अच्छी योजना नहीं थी, लेकिन उस प्राणी का हमें पकड़ने का इंतजार करने से बेहतर थी। हम झाड़ियों के बीच छुपे हुए रास्ते की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे, कोशिश कर रहे थे कि कोई आवाज न निकले जो इस जानवर को सतर्क कर दे। हर पल घंटों जैसा लग रहा था, जैसे जैसे हम धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। मेरे चेहरे से पसीना बह रहा था और मेरी नसों में एड्रेनलिन दौड़ रहा था। मैं लगातार पीछे मुड़कर प्राणी की ओर देख रहा था। हर बार जब मैं उससे नजरें हटाता तो लगता कि मैं एक बड़ा जोखिम ले रहा हूं। जैसे ही हम रास्ते के बाहर निकलने के करीब पहुंचे, एक और चीख पार्क में गूंजी। प्राणी के कान खड़े हो गए और उसकी नजर सीधे हमारे छिपने की जगह पर पड़ी। मेरा दिल डूब गया जब मैंने उसकी आंखों में उस भूख की चमक देखी। टैबिथा चिल्लाई, भागो! शायद वो ये महसूस करते हुए चिल्लाई थी कि अब चुपके से निकलना संभव नहीं था। हम रास्ते पर जितनी तेजी से भाग सकते थे भागने लगे। प्राणी की गुर्राहट और गर्जना हमारे पीछे से गूंज रही थी, जो पूरे पार्क में फैल रही थी। डर ने हमें जकड़ लिया और हर कदम के साथ मुझे अपनी जान का डर सताने लगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। टैबिथा ने प्राणी पर गोली चला दी थी। एक पल के लिए उसकी गति धीमी हुई, लेकिन वो और भी गुस्से में आ गया। उस प्राणी ने टैबिथा की ओर छलांग लगाई, अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ाने के लिए एकदम तैयार। बिना सोचे मैंने अपने अस्थाई हथियार से उस पर वार किया,
नुकीली डाली उसकी खोपड़ी से टकराई और एक भयानक क्रंच की आवाज के साथ खून जमीन पर बिखरने लगा। प्राणी लड़खड़ा कर पीछे हट गया, जिससे हमें उससे दूरी बढ़ाने का थोड़ा समय मिल गया। हम तब तक भागते रहे जब तक पार्क के प्रवेश द्वार के पास खड़ी मेरी कार तक नहीं पहुंच गए। हमारी सांसें फूल रही थी और हम हवा को निगल रहे थे। आखिरकार खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये सच में हुआ है, स्पेंसर ने हाँफते हुए बोला। एजरा ने सांस लेते हुए कहा, हम बड़ी मुश्किल से जिंदा बचे हैं, लेकिन वो था क्या? मैंने अपने दिमाग को झटका दिया, इस कोशिश में कि किसी तार्किक व्याख्या को ढूंढ सकूं जिसमें अलौकिक प्राणी या मिथक शामिल ना हो। फिर भी मेरे लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के सीमित ज्ञान के बावजूद एक शब्द मेरे दिमाग में आया, वेयरवुल्फ। जैसे ही एजरा और स्पेंसर चिंतित नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे, मैं अपनी कार के सहारे झुक गया और सोचने लगा कि इस शांत रहने वाले पार्क में ये आखिर क्या हुआ था। हम जानते थे कि बिना हथियार या योजना के वहां वापस जाना बेवकूफ़ी होगी। उस राक्षसी प्राणी से हुई हमारी भयानक मुठभेड़ ने हमें डरा दिया था। ये डरावनी रात हमको सालों तक याद रहने वाली है। ये घटना जुलाई 2006 की है। मैं एक कैंप होस्ट के रूप में काम कर रहा था। मेरी बेटी और मैं ओंटारियो के सियोक्स नैरोज के पास एक कैबिन में ठहरे हुए थे। ये जगह केनोरा से 4 घंटे उत्तर में है, जो मैनिटोबा सीमा के पास है और लेक ऑफ द वुड्स के ठीक किनारे पर बसा हुआ है। ये शहर ज़्यादातर गर्मियों में आने वाले लोगों से भरा रहता है और कुछ स्थानीय निवासी भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गर्मियों में यहाँ कैबिन्स में रहते हैं। आसपास कोई अन्य मूल निवासी शहर नहीं है। निकटतम शहर 30 किलोमीटर दूर है। खैर, ये घटना शाम के करीब 7 या 8 बजे की है, मुझे ठीक से याद नहीं है। मेरी बेटी ने बाहर कुछ हिलते हुए देखा। वो मुख्य सड़क के अंत में था, जहाँ ग्रोसरी स्टोर और गैस स्टेशन स्थित हैं। उसे लगा कि ये एक कुत्ता है, लेकिन उसे ये अजीब लगा कि ये कितना बड़ा था और वो 2 पैरों पर चल रहा था। वहाँ एक पुरानी रेलवे लाइन भी है जो मुख्य सड़क के बीच से गुजरती है। आप वहाँ टहल सकते हैं या बेंच पर बैठकर झील का नज़ारा देख सकते हैं। ये इलाका स्ट्रीट लाइट से अच्छी तरह से रोशन है, लेकिन जब मैंने बाहर देखा जहाँ मेरी बेटी इशारा कर रही थी, तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया जब तक वो खुद स्ट्रीट लाइट की रोशनी के घेरे में नहीं आ गया। उस समय ये स्पष्ट हो गया कि जो कुछ भी मैं देख रहा था वो पूरी तरह से कुत्ते जैसा नहीं था। उसकी ऊंचाई कम से कम 9 से 10 फीट होनी चाहिए थी। मेरा मतलब है कि वो सच में बहुत बड़ा था। मैंने अपनी दूरबीन उठाई। मैं नहीं जानता था कि मैं वास्तव में क्या देखने वाला हूँ, और जब मैंने उसे दूरबीन से देखा तो वो जो कुछ भी था वहाँ खड़ा था। मेरी बेटी की दोस्त जो झील के किनारे एक घर में रहती है, उसने भी उसे देखा और वो अपने घर की ओर भाग गई। मुझे नहीं पता कि हमने क्या देखा, लेकिन ना तो मेरी बेटी और ना ही उसकी दोस्त आसानी से डरने वाले किस्म के हैं। वो दोनों अपने आसपास के माहौल के प्रति बहुत सजग हैं और व्यवहारिक और ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि हमारे देखे गए इस दृश्य में कुछ भी अलौकिक नहीं था। जो कुछ भी हमने देखा वो शाम के उजाले में हुआ, ना कि पूर्णिमा की रात में। मुझे लगता है कि हमने जो देखा वो एक बिगफुट था। मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा था, ना ही कोई सबूत मिला, लेकिन अब सोचता हूँ तो लगता है शायद वो कोई बिगफुट नहीं था। वो कुत्ते जैसा दिखता था, जिसका सर बड़ा और कुत्ते जैसा था, लेकिन शरीर बहुत बैरल जैसा था, जैसे कोई प्राइमेट हो। मुझे नहीं पता कि कोई इसे और क्या समझेगा। मैं ये भी नहीं जानता कि वो कुछ अलौकिक था या किसी और दुनिया से संबंध रखता था। हमारे देखे गए इस दृश्य का कोई धार्मिक अर्थ नहीं है, लेकिन जो हमने देखा वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था।
साथ ही मुझे लगता है कि ऊंचाई का अनुमान काफ़ी सही है, क्योंकि वो जिस लाइट पोस्ट के नीचे खड़ा था वो लाइट पोस्ट भी उतना ही लंबा था। रंग के मामले में वो काफ़ी काला लग रहा था, सिवाय उसके चेहरे, शरीर, बाहों और पैरों पर पड़ने वाली रोशनी के, जहां धुएं जैसा रंग दिख रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। ये कहानी ठीक 2 साल पहले की है। मेरी दादी की टांग टूट गई थी। उनकी जांघ की हड्डी 2 जगहों से फ्रैक्चर हो गई थी और उसकी सर्जरी हुई थी। कुछ दिनों बाद उन्हें घर भेज दिया गया और वो लगभग 3 महीने तक बिस्तर पर रही। उस समय उनका इंजेक्शन वाला इलाज चल रहा था और हम हर दिन वहां जाते थे ताकि मैं उन्हें इंजेक्शन लगा सकूं। मेरे पिता शाम को देर तक काम करते थे, इसलिए हम हमेशा 7 से 9 बजे के बीच दादी के घर पहुंचते थे और रात 11 बजे के आसपास वापस आते थे। ये बात एक खूबसूरत सर्दियों की रात की है। बिजली के खंभे और कुछ घर क्रिसमस की रोशनी से सजे हुए थे और हवा में छुट्टियों की खुशी की लहर दौड़ रही थी। आसमान इतना साफ था कि आप सभी तारामंडलों को देख सकते थे। हम रोमानिया ग्रामीण इलाके में रहते हैं। हमारा घर और मेरी दादी का घर एक जंगल के दोनों ओर स्थित है। मैं वहीं पला बढ़ा हूँ, इसलिए मुझे कभी भी जंगल से डर नहीं लगता था। जब से मैं करीब 7 साल का था, मैं अपने दिनों का अधिकांश समय वहीं बिताता था। मैं वसंत में मशरूम इकट्ठा करता था, गर्मियों में जड़ी बूटियां और फूल लाता था, पतझड़ में चेस्टनट ढूंढता था और सर्दियों में स्नोमैन बनाता था। मैं हमेशा अपने साथ एक लकड़ी का धनुष और तीर रखता था जो मेरे दादा ने बनाए थे। सभी रेंजर मुझे जानते थे। वो मुझे मिठाई देते थे, मुझे अपनी कार में घर छोड़ने की पेशकश करते थे और मुझे सलाह देते थे कि अगर मेरा कभी भेड़िए या भालू से आमना सामना हो जाए तो मैं कैसा व्यवहार करूं। उनमें से एक ने मुझे खरगोशों का भी शिकार करना सिखाया, हालांकि मैं उन्हें गले लगाने के बाद छोड़ देता था। उन्होंने मुझे कार्डबोर्ड पर एक टारगेट भी बनाकर दिया था ताकि मैं अपने निशाने का अभ्यास कर सकूं। जंगल हमेशा मेरे प्रति दयालु रहा है, लेकिन उस दिसंबर की रात को कुछ अजीब हुआ। मेरी माँ हमारे साथ दादी के लिए ताज़ा खाना बनाने और घर साफ करने आना चाहती थी। हमने सब काम बहुत देर से ख़त्म किए और वापस अपने घर के लिए निकल पड़े। हम कार में बैठे, इंजन गर्म होने का इंतज़ार किया और फिर निकल पड़े। मुझे याद है कि मैंने कार की घड़ी और थर्मामीटर देखा था। रात के 1:24 बजे थे और तापमान 11 डिग्री सेल्सियस था। मेरे पिता काम पर एक आदमी की कहानी सुना रहे थे जिसने डायरेक्टर के बाथरूम में पानी चालू छोड़ दिया था और फिर उसे वैक्यूम करने की कोशिश की। उसने खुद को और डायरेक्टर को बिजली का झटका लगा दिया था। मेरी माँ ने भी एक बुरा रोमानिया मजाक किया और हम सभी हंस रहे थे। गांव के इस हिस्से में स्ट्रीट लाइट्स बंद थीं। ऐसा कभी कभी होता था क्योंकि वो बिजली बचाने के लिए कुछ इलाकों की लाइट बंद कर देते थे। मैं खिड़की से बाहर घरों को देख रहा था। जिस घर पर मेरी नज़र पड़ी वो खाली था। वहां रहने वाले बुजुर्ग जोड़े की मृत्यु हो गई थी और उनके सभी बच्चे विदेश में रहते थे। क्योंकि हम एक पहाड़ी के ऊपर थे, मेरे पिता ने गियर बदलने के लिए गाड़ी की गति धीमी कर दी, इसलिए मुझे उसे नीचे से ऊपर तक देखने का मौका मिला। उसकी छत पर एक बड़ा सफ़ेद आकार था। पहले मुझे लगा कि वो बर्फ से ढकी हुई चिमनी है, लेकिन फिर मैंने उसकी चमकती आंखें देखीं। फिर वो 2 पैरों पर खड़ा हो गया। उसका सर भेड़िए जैसे था जिसमें सुंदर नीली आंखें और एक बड़ा थूथन था जो गीली नाक के साथ समाप्त होता था। उसके पैर कुत्तों की तरह मुड़े हुए थे, लेकिन वो बड़े इंसानी पैरों के साथ समाप्त होते थे। मेरा पहला विचार था, वाह, ये क्या सुंदर जानवर है। चमकती बर्फ से घिरा हुआ उसके फर ने चांदनी को परावर्तित किया। ये वास्तव में बहुत आकर्षक था, लेकिन मेरी कल्पना तब टूट गई जब उसने मेरे सामने अपने दांत दिखाए
और छत से नीचे सड़क के बीच में आ गया और धीरे धीरे हमारी कार के पीछे चलने लगा। मेरे माता पिता किसी सामान्य बात पर बात कर रहे थे। मैं रियर व्यू मिरर के माध्यम से उसे देख रहा था। मेरे चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ रहा था और मेरे नाखून सफ़ेद हो गए थे क्योंकि मैं अपनी आस्तीन को जोर से पकड़ रहा था। मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन उस पल मैं प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, प्लीज़ ये हमें पकड़ ना पाए। कृपया अभी नहीं, मेरे माता पिता के साथ नहीं। भगवान इसे दूर रखो। मेरे पिता ने अपने साइड मिरर को चेक किया और उनका चेहरा भी सुन्न हो गया। फिर उनका सर मेरी ओर घूमा। उन्होंने मुझसे कहा, तुम पीछे देखना बंद करो। उन्होंने मेरी माँ के दरवाजे को लॉक करने के लिए पीछे की ओर बढ़े और फिर उन्होंने मेरे दरवाजे को भी लॉक कर दिया। मेरे पिता तेजी से गाड़ी चला रहे थे। वो चीज़ निश्चित रूप से हमारे ही पीछे थी और शायद करीब आती जा रही थी। फिर हमने अपने ऊपर से एक जोरदार धमाका सुना। अचानक वो हमारी कार के सामने आ गया था। मेरी माँ की आंखें उनके फ़ोन से ऊपर उठी और वो चिल्लाईं, अरे देखकर, कुत्ता है। मेरे पिता ने लॉन्ग रेंज लाइट्स चालू की और उससे बचकर निकल गए। फिर जितनी तेजी से कार ले जा सकते थे उतनी तेजी से ले गए। मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, कृपया इसे हमारा पीछा ना करने दो। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। फिर भी मैं बार बार देख रहा था कि क्या वो अभी भी हमारे पीछे है। लेकिन अब वो हमारे पीछे नहीं था। वो उसी जगह पर खड़ा था जब तक हम एक मोड़ लेकर अंधेरे में गायब नहीं हो गए। जहां हमने उसे देखा था उस जगह से हमारा घर लगभग 10 किलोमीटर दूर था। मैंने चारों ओर देखा कि क्या बाहर निकलना सुरक्षित है। फिर मैं गेट खोलने के लिए बाहर निकला, जबकि मेरे पिता ड्राइववे में गाड़ी लेकर घुस रहे थे। मेरा कुत्ता मेरे ऊपर कूदा, मेरी उंगलियों को चाटने लगा और मेरी जैकेट को बर्फ से ढक दिया। मैंने अपने घर के सामने वाली पहाड़ी की ओर देखा और वो वहीं खड़ा था। जंगल के आधार पर उसका फर बर्फ से चमक रहा था और उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। वो मुझे देख रहा था। फिर वो पीछे की ओर मुड़ा और वापस पेड़ों की ओर चला गया। वो जानता है कि हम कहाँ रहते हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। मुझे नहीं पता कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। मेरे माता पिता उम्मीद करते हैं कि वो इसे फिर कभी नहीं देखेंगे। जहाँ तक कि मेरी बात है, मेरे लिए एक झलक काफ़ी होगी। आखिरकार वो मैंने अब तक जो कुछ भी देखा है उनमें से सबसे सुंदर चीज़ों में से एक था। मैं इसे जल्दी से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जल्द ही अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ और अब मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ। ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं एक पार्क रेंजर के रूप में काम करता था। मेरा नाम जॉयल है। मुझे हमेशा से प्रकृति से प्यार रहा है, इसलिए रेंजर बनना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था। हालांकि ये काम सिर्फ ट्रेल की देखभाल और पिकनिक जैसा नहीं था। इसका एक हिस्सा अजीबोगरीब रिपोर्ट्स की जांच करना भी था, और वही काम मुझे उस जंगल में ले गया। मुझे वॉशिंगटन राज्य के गहरे इलाके में स्थित सिल्वर क्रीक नेशनल पार्क में तैनात किया गया था। घने सदाबहार जंगल, ऊंचे पहाड़, वो उस तरह की जगह थी जो आपको छोटा महसूस कराती है। हमें हाइकर्स से अजीबोगरीब कॉल्स आ रही थी, लोगों के गायब होने और रात में अजीब आवाज़ें आनी जैसी रिपोर्ट्स। ज़्यादातर चीज़ें बेकार निकली। लोग छाया या जंगली जानवर से डर जाते थे, लेकिन फिर माइकल गायब हो गया। वो एक अनुभवी हाइकर था। वो इस तरह से खो जाने वाला नहीं था। खोजी दलों ने जंगल को छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कुछ हफ्ते बाद मैं एक पुराने लॉगिंग ट्रेल के पास गश्त कर रहा था। सूरज पेड़ों के पीछे छिप रहा था, लंबी परछाइयां बना रहा था। हवा के सिवाय सब कुछ शांत था। मैंने एक मोड़ लिया और तभी मैंने उसे देखा। एक विशाल कंकाल झाड़ियों में आधा छिपा हुआ। पहली नज़र में मुझे वो एक एल्क लग रहा था, लेकिन कुछ तो गलत था। वो टुकड़ों में फटा हुआ था। हड्डियां टहनियों की तरह टूटी हुई थीं।
मैं सतर्कता से आगे बढ़ा। मेरा दिल धड़क रहा था। तभी मैंने पैरों के निशान देखे। वो निशान बहुत बड़े थे, किसी भी भालू के निशान से बड़े, लंबे मुड़े हुए पंजों के साथ। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिरहन दौड़ गई। मैंने रेडियो पर सूचना दी और अगले दिन एक खोजी दल आ गया। उन्होंने पैरों के निशानों का पीछा करते हुए जंगल में गहराई तक जाना शुरू किया। हमें एक और कंकाल मिला और वो और भी ज्यादा बर्बाद हालत में था। ये साफ था कि वहां कुछ शक्तिशाली, कुछ खतरनाक मौजूद था। मेरे सीनियर्स ने ट्रेल को बंद करने का आदेश दिया, लेकिन मैं इस एहसास से बाहर नहीं निकल पा रहा था कि मुझे कुछ करना होगा। मुझे ये पता लगाना होगा कि मेरे पार्क में लोगों को कौन मार रहा है। अपनी राइफल और रेंजर ट्रेनिंग के साथ मैंने अपने दिनों की छुट्टियों में पुराने ट्रेल्स पर हाइकिंग शुरू कर दी। मैं चुपचाप चलता, पेड़ों को स्कैन करता, मेरी इंद्रियां सतर्क रहती। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन मुझे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। सिर्फ हिरण, पक्षी और जंगल के सामान्य जीव। मैं सोचने लगा कि क्या मैं पागल हो गया हूँ? कहीं वो डरावने पैरों के निशान किसी की शरारत तो नहीं थे? फिर एक दोपहर मैंने उसे सुना, पेड़ों के बीच से आती हुई एक गहरी गुर्राहट। मैं जम गया। मैंने राइफल उठाई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। धीरे धीरे मैंने मुड़कर देखा और फिर मैंने उसे देखा। वो प्राणी छाया से बाहर आया। उसका आकार प्राचीन पेड़ों की पृष्ठभूमि में विशाल और भयावह लग रहा था। वो एक भेड़िए जैसा था, लेकिन लंबा, आसानी से 7 फीट का। जब वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा था, उसका फर गंदा था, काले और भूरे रंग का मिश्रण था, लेकिन वो आंखें, उनमें एक डरावनी अक्लमंदी थी। मैंने ट्रिगर दबाया, लेकिन वो बहुत तेज था। वो एक तरफ कूद गया और झाड़ियों में गायब हो गया। उसके बाद की खामोशी बहरा कर देने वाली थी। मैंने बिना सांस लिए इंतजार किया, लेकिन वो प्राणी चला गया था। मैं जितना जल्दी हो सकता था अपने ट्रक की ओर भागा। मेरे हाथ कांप रहे थे। हेडक्वार्टर में जाकर मैंने उन्हें सब कुछ बताया जो मैंने देखा था। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो शायद सिर्फ एक जानवर था, शायद एक ग्रिजली भालू। उन्होंने मुझे कुछ समय की छुट्टी लेने का आदेश दिया। कहा कि मैं ओवरवर्क और तनाव में हूं। लेकिन मुझे पता था मैंने क्या देखा था। मुझे पता था कि वहां कुछ राक्षसी मौजूद था। मैंने एक साइड आर्म ले जाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि ऑफ ड्यूटी में भी। मैं एक नए अपार्टमेंट में चला गया, कहीं सुरक्षित जगह, लेकिन डर कभी नहीं गया। मैं बिना सोए रातें बिताता, हर आवाज पर चौंक जाता, उन आंखों की चमक की कल्पना करता जो अंधेरे से मुझे घूर रही थी। एक बरसाती रात में मैं किराने की दुकान से घर लौट रहा था। अंधेरा था और हेडलाइट्स बारिश को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। और तभी मैंने उसे देखा, सड़क पर दौड़ते हुए, फर और दांतों की एक झलक देखी। मैंने ब्रेक मारे और वो प्राणी बाल बाल बचकर पेड़ों में गायब हो गया। मैं वहीं बैठा रहा, मेरा दिल धड़क रहा था। बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर टपक रही थीं। मैं कार से बाहर निकला और जंगल के किनारे तक चला गया। बारिश मेरे चेहरे पर चुभ रही थी। यह मूर्खतापूर्ण था, लेकिन मुझे जानना था। मैंने जंगल की ओर चिल्लाया, उस प्राणी को ललकारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ बारिश की लगातार टप टप की आवाज आती रही। जब मैंने सोचा कि रात और अजीब नहीं हो सकती, तब मैंने बारिश में हेडलाइट्स देखी। एक पुरानी जर्जर गाड़ी सड़क के किनारे आकर रुकी। उसकी खिड़की नीचे आई और एक बूढ़ा चेहरा बाहर झांका। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? उसकी आवाज कर्कश थी, संदेह से भरी हुई थी। मैंने कहा, हाँ। मैं जितना स्थिर लग सकता था उससे ज्यादा स्थिर लगने की कोशिश कर रहा था। बस कुछ जंगली जानवर से सामना हुआ। उसकी बूढ़ी आंखें संकरी हो गईं। इस समय रात में तुम शिकारी हो क्या? मैंने कहा कि मैं पार्क रेंजर हूं। फिर वो हंसा और बोला, ऐसे मौसम में भी गश्त पर? फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने कहा, बेटा, तुमने उस चीज को देखा है जिसके बारे में यहाँ के लोग बात करते हैं?
मैं झिझका। क्या मैं एक पूरी तरह से अजनबी को अपना राज बताने वाला था? लेकिन शायद उसे कुछ पता हो, कुछ ऐसा जो मेरी मदद कर सके। मैंने उससे कहा, हाँ, मैंने कुछ अजीब और कुछ बड़ा देखा। उसने मजाक उड़ाकर कहा, अच्छा, बिगफुट देखा क्या? मैंने कहा, नहीं, कुछ और बुरा। उस बूढ़े के भाव से मुझे लगा कि वो मेरी बात पर विश्वास कर रहा था। तभी उसने कंधे उचकाए और कहा, जंगली कुत्ता, राक्षसी भेड़िया या कुछ अप्राकृतिक था। इसकी चर्चा पीढ़ियों से होती आई है। उसकी आंखें मेरी आंखों में घुस गईं। सावधान रहना बेटा, ये कुछ ऐसा नहीं है जिससे तुम भिड़ना चाहो। और फिर वो जितनी जल्दी से आया था, वो गाड़ी लेकर बारिश में उतनी ही जल्दी से गायब हो गया। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मैं पागल नहीं था। कुछ भयानक इन जंगलों में छुपा हुआ था। मैं घर गया लेकिन सो नहीं पाया। मैं शॉटगन हाथ में लेकर खिड़की पर बैठा, तूफान में हिलते हुए पेड़ों को देखता रहा। बूढ़े आदमी की चेतावनी मुझे खाए जा रही थी। ये सिर्फ मेरे लिए खतरा नहीं था, वो जो कुछ भी था मेरे पूरे क्षेत्र का शिकार कर रहा था। उसे रोका जाना बहुत जरूरी था। अगले दिन मैंने अपने सीनियर्स के विरोध के बावजूद एक खोजी दल का गठन किया। सिर्फ रेंजर्स नहीं, बल्कि आसपास के अनुभवी शिकारी भी। हम हथियारबंद, दृढ़ और तैयार थे, जो कुछ भी उस जंगल में छुपा था उसका सामना करने के लिए। हमने उस प्राणी के निशानों का पीछा करते हुए जंगल में उस गहराई तक जाना शुरू किया जहां तक हम पहले कभी नहीं गए थे। जंगल घना गहरा होता गया। हवा में एक दम घोटने वाला एहसास था और ऐसा लग रहा था जैसे हमें कोई लगातार देख रहा हो। पैरों के निशान हमें एक खाई तक ले गए जो घनी झाड़ियों से ढकी हुई थी। हमने सावधानी से आगे बढ़ना शुरू किया। फिर हमने उसे सुना, एक और गुर्राहट, इस बार जोरदार, खाई के अंदर से गूंजती हुई। शिकारी और मैंने घबराई नजरों से एक दूसरे को देखा। हमने उसे घेर लिया था। मैंने संकेत दिया और हम धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े। तभी वो प्राणी बहुत डरावनी गति से झाड़ियों से बाहर आया। उसने एक शिकारी, जिसका नाम टॉम था, उसको पकड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वो उसे खींचकर घनी झाड़ियों में ले गया। एक गोली की आवाज हवा में गूंजी। हम आगे बढ़े, खाई में अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए। हताश चीखें हमारे पास वापस आईं। जब गोलियां बंद हुई, एक भयानक खामोशी छा गई। टॉम गायब था। सिर्फ एक खून का निशान बचा था जो खाई में गहराई तक जा रहा था। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन मैंने समूह का नेतृत्व किया। वो प्राणी घायल था और वो हमसे दूर नहीं जा सकता था। मैं डर और गुस्से से भरा हुआ था। उसने हमारे एक आदमी को मार डाला था और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। खून का निशान हमें एक गुफा के मुंह तक ले गया जो जटिल बेलों से आधा ढका हुआ था। हमने सावधानी से प्रवेश किया। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई अंदर गई। अंदर मौत की बदबू हवा में भरी हुई थी और वहां दूर कोने में छत के एक छेद से आती हुई रोशनी में टॉम का शव पड़ा था, या कहो जो भी कुछ बचा कुचा था। वो देखकर मुझे उल्टी आ रही थी। प्राणी ने उसे टुकड़ों में फाड़ दिया था। उसके बिगड़े हुए अवशेष उसकी राक्षसी बर्बरता का सबूत थे। और फिर कुछ हिला। एक विशाल आकार छाया से उभरा गुफा के पीछे से। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। वो जितना मैंने कल्पना की थी उससे कहीं ज्यादा विशाल था। उसका फर खून से सना हुआ था। उसके गले से एक गहरी गुर्राहट निकली। हमने गोलियां चलाईं। गुफा गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। प्राणी गोलियों के वार से लड़खड़ाया, लेकिन आगे बढ़ता रहा। फिर एक शिकारी चिल्लाया जब वो प्राणी उस पर झपटा और उसे समूह से खींचकर दूसरी ओर ले गया। तभी एक और गोली चली और आखिरकार वो प्राणी लड़खड़ा कर गिर गया। वो वहीं पड़ा था। उसका विशाल शरीर तड़प रहा था। कई घावों से खून बह रहा था। इसका मतलब अब वो खत्म हो गया था।
हमने उस राक्षस को मार डाला था जो इन जंगलों में छुपा हुआ था, लेकिन किस कीमत पर। उसने टॉम के साथ जो किया था वो मेरी यादों में दाग बनकर रह जाएगा। हमने प्राणी के शव को गुफा से बाहर खींचा। खबर तेजी से फैल गई। रिपोर्टर्स, वैज्ञानिक, जिज्ञासु, वो सभी हमारे पार्क में उमड़ पड़े। लेकिन इस सब से टॉम वापस नहीं आया और ना ही वो लोग जो कई सालों से गायब हो रहे थे। उन्होंने प्राणी का अध्ययन किया, नमूने लिए, उसकी उत्पत्ति पर बहस की, लेकिन उनमें से कोई भी सिद्धांत उसकी आंखों में छुपे द्वेष को नहीं समझ सका। कुछ ने उसे क्रिप्टिड कहा तो कुछ ने उसे जेनेटिक डिसऑर्डर। मुझे पता था मैंने क्या देखा था, एक प्राचीन बुराई जिसे राक्षसी रूप मिल गया था। पार्क कभी दोबारा नहीं खुला। वो एक अभिशप्त जगह बन गया जिसके बारे में फुसफुसाते हुए बातें की जाती थीं। मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं जंगल का नज़ारा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब मैं एक शहर में रहता हूँ, कंक्रीट और स्टील से घिरा हुआ, पेड़ों की छाया से जितना दूर हो सकता हूँ उतना दूर। लेकिन कुछ रातों को मैं हवा की सीटी सुनता हूँ जो ऊंची इमारतों के बीच से गुजरती है, और मुझे यकीन होता है कि वो अंधेरे में गूंजती हुई एक गुर्राहट की तरह लगती हैं। चाहे मैं कितना भी दूर भाग जाऊं, मैं कभी भी उस चीज़ की याद से पूरी तरह नहीं बच पाऊंगा जो उन जंगलों में छुपी हुई थी। ये घटना कई साल पहले की है, जब मैं हाई स्कूल में था। मैंने इस घटना के बारे में पहली बार टीवी पर समाचार में और स्कूल में सुना था कि अकेले घूमते समय सावधानी बरते। इस घटना का नाम फ्रीड पार्क मर्डर्स था। ये ह्यूस्टन, टेक्सास में हुई थी और आज भी इसे एक अनसुलझे केस के रूप में बताया जाता है। मुझे ये तब पता चला जब मैंने इस केस को ऑनलाइन खोजा। उस समय मैं फ्रीड पार्क के ठीक सामने स्थित अपार्टमेंट्स में रहता था। वो अपार्टमेंट अब वहाँ नहीं है, बल्कि वहाँ एक आइकिया खुल गया है। हाई स्कूल में मुझे एक अकेले रहने वाले व्यक्ति की श्रेणी में रखा जा सकता था। मैं अपने दोस्तों के चुनाव में बहुत सावधानी बरतता था। लंच टाइम के दौरान मैं स्कूल की लाइब्रेरी में चुपके से चला जाता था और ऊपरी हिस्से में जाकर वहाँ रखी पैरानॉर्मल किताबों को पढ़ता था। लंच ब्रेक के दौरान मैंने एक और व्यक्ति से दोस्ती की जो मेरी तरह ही इन चीज़ों में रुचि रखता था। हम लंच के समय पैरानॉर्मल घटनाओं और उनकी विश्वसनीयता के बारे में बातें करते थे। एक बार इस दोस्त ने स्कूल जिम में एक पेप रैली के दौरान मुझसे संपर्क किया और बताया कि एक और व्यक्ति मुझसे बात करना चाहता है। वो उस समय ब्लीचर्स पर बैठा हुआ था। मैं वहां गया और अपना परिचय दिया। किसी कारण से हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। उसने उसी समय मुझे बताया कि वो एक वेयरवुल्फ बनने के लिए शापित है। उस समय मैं यकीन नहीं कर पाया कि उसकी बातों पर विश्वास करूं या नहीं। समय बीतने के साथ उसने मुझे अपने अपार्टमेंट में आमंत्रित किया जो फ्रीड पार्क के बगल में स्थित था। वो अपार्टमेंट आज भी वहां है, लेकिन अब उनका नाम बदल दिया गया है। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसने मुझे विस्तार से बताया कि कैसे वो एक वेयरवुल्फ में बदल गया था। उसने मुझे वो जगह भी दिखाई जहां से वो दूसरी मंजिल के अपने बेडरूम की खिड़की से नीचे कूदा था, जिससे जमीन पर बड़े पंजों के निशान और गड्ढे बन गए थे। मैंने वास्तव में वो निशान देखे थे जिनका उसने जिक्र किया था। वो काफी बड़े थे और ऐसे लग रहे थे जैसे किसी कुत्ते के पंजे के निशान हो। उसने मुझे फ्रीड पार्क के जंगल के किनारे ले जाकर एक रिचुअल साइट दिखाई जहां कुछ चुड़ैलों या एक टोली ने उसे वेयरवुल्फ में बदलने में मदद की थी, ऐसा उसका दावा था। जब उसने अपने स्पष्टीकरण को समाप्त किया तो मैं वहां से जल्दी से चला गया। मेरे पास उसके साथ हुई घटनाओं का कोई सबूत नहीं है, सिर्फ उसकी गवाही है। बाद में वो व्यक्ति कहीं चला गया और आज तक मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। हो सकता है कि ये सब उसकी कल्पना या भ्रम हो, लेकिन मैं आपको ये तय करने दूंगा कि वो पागल था या नहीं। फिर भी उस रात का अनुभव बहुत ही डरावना था।